हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 11 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके पहले मैंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर वीडियो बनाया था, जिसे आप लोग उम्मीद करता हूं देखे होंगे। यदि नहीं देखें बच्चों तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। इसके पहले जो भी वीडियोज हमने प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को क्रम से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धातु है, धातु की सतह पर प्रकाश की विकिरण क्या होती है, आपतित होती है। अब वो जो प्रकाश की विकिरण बच्चों धातु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। यानी जैसे ही प्रकाश किरण धातु की सतह पर आपतित होती है तो बिल्कुल 10⁻⁹ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10⁹ भाग, इतने कम समय में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। पहला कंडीशन तो यही है, जिसका प्रयोग हर्ट्ज ने किया था, आप लोग देखे होंगे, है ना। हॉलबॉक्स का प्रयोग आप देखे होंगे, लेनार्ड का प्रयोग देखे होंगे। इनकी व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित। इसी तरीके से आइंस्टीन ने भैया अध्ययन किया और फिर एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, जब यहाँ पर मान लीजिए मान के चले एक धातु है और धातु की सतह पर जो विकिरण आपतित होती है उसकी एक निश्चित आवृत्ति होती है, यानी एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर जो प्रकाश किरणें आपतित होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। जैसे यदि मैं कह दूं कि आपकी एक निश्चित लिमिट है 5 रोटी खाने पर, यदि आपको 5 से कम रोटी दिया जाए फिर आपका पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे ही एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश किरणें आपतित होगी तो फिर इस धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरणें आपतित हो रही है बच्चों, ये मैंने कहा प्रकाश किरणें आपतित हुई, और ये जो प्रकाश किरणें आपतित हुई अर्थात विकिरण, वही चीज है ना, परेशान मत होना। नहीं बोलो सर विकिरण है कि किरण है, भाई प्रकाश किरण ही विकिरण है। धातु की सतह पर आपतित हुई, इलेक्ट्रॉन जो है hν के बराबर होता है प्लांक के आधार पर। और बच्चों जैसे ही धातु की सतह पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करता है और सीधे क्या करता है, उत्सर्जित होता है। और इधर भैया निकल करके इस पे एक गतिज ऊर्जा भी होगी। वो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ये इसकी गतिज ऊर्जा है। यदि इसके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पर आप max लिख सकते हो कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन गति तो करेगा ही करेगा। अब ये जो आपका धातु का प्लेट है, क्या बच्चों, धातु का प्लेट है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और जैसे ही विकिरण आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एनर्जी को रिसीव करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, और जैसे ही इनकी ऊर्जा अधिक होती है, यानी कार्य फलन से थोड़ा सा अधिक ऊर्जा हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो चला। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है इसको रिप्रेजेंट करेंगे φ0 से। अब ये φ0 कहलाता क्या है, धातु का कार्यफलन। क्या कहलाता बच्चों, धातु का कार्यफलन। कार्यफलन क्या है, मतलब किसी धातु पर आपतित हुआ है न्यूनतम ऊर्जा, जिस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, कार्य का फल मिल जाए। मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो जितनी ऊर्जा के मात्रा में या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उसे हम बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्यफलन। अब हमने कहा ना कि एक निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है, और उससे कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। उस आवृत्ति को हम बोलते हैं बच्चों देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मतलब ये है कि मान लीजिए जो विकिरण आ रही है उसकी एक निश्चित आवृत्ति है, इससे कम आवृत्ति होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं देहली आवृत्ति। इतना क्लियर है बच्चों। तो ये कब की बात है बच्चों, सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक समीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, अच्छा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आप सबको पता है कि ये जो विकिरण है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम
क्वांटा या फोटान कहते हैं। यानी जो आपका विकिरण आपतित हो रहा है, यानी जो प्रकाश का विकिरण है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है या छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है। इस बंडल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटान कहते हैं या क्या बोलते हैं उसे? क्वांटा कहते हैं। याद रखिएगा, जिसकी ऊर्जा आपका बच्चों E बराबर एच न्यू होता है। E बराबर एच न्यू होता है। ठीक, अभी तो ये पूरा बेसिक था। अब आइंस्टीन साहब ने बताया कि जैसे ही इस धातु के सतह पर ये प्रकाश किरणें आपतित होती है, यानी विकिरण आपतित होती है, तो ये जो ऊर्जा दो भागों में व्यय होती है। दो भाग में कैसे? एक भाग तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा खपत हो गया। मतलब धातु की सतह पे जो विकिरण आपतित हुई है उसकी ऊर्जा दो भागों में बढ़ती है। कैसे दो भागों में बच्चों? एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी कार्यफलन में, यानी कार्यफलन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगी। भाई धातु को एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो एक भाग कार्यफलन में बढ़ जाता है और दूसरा भाग बच्चों आपके गतिज ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv² के रूप में। यानी हम यदि कह दें कि आइंस्टीन के आधार पर जो आपका एच न्यू है ये दो भागों में बढ़ता है बच्चों। एक तो आपके कार्यफलन में, दूसरे आपके गतिज ऊर्जा में। यानी इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसका गतिज ऊर्जा कितना है। ये तो सही है कि भाई साहब जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित होगी, विकिरण आपतित होगी, वो ऊर्जा दो भागों में बटेगा। और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? जितना ऊर्जा आपतित हुआ है यानी धातु को मिला है उतना ऊर्जा व्यय होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ। अब इसको बच्चों पक्षांतर कर दूँ फाई को इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 mv²। ये मैक्सिमम की बात की जा रही है, तो ये फाई इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एच न्यू माइनस का फाई। अब बच्चों यहाँ पे ये कहा गया कि मान लीजिए फोटान की जो आवृत्ति है, जो विकिरण आ रही थी उसकी जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति के बराबर हो। देहली आवृत्ति के बराबर हो, सही है कि नहीं? यदि फोटान की आवृत्ति किसके बराबर हो? देहली आवृत्ति के बराबर। देहली आवृत्ति के बराबर मतलब जितना उत्सर्जित हो रहा उतना ही ऊर्जा मिले, तो फिर गतिज ऊर्जा वहां पर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से समझने की कोशिश करेंगे, एक लिमिट में थोड़ा समझिएगा। भाई प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित हो रही है, इसकी जो आवृत्ति है इतनी है कि वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तब जो ऊर्जा पूरा का पूरा उत्सर्जित होने में खपत हो जाएगा, तब वहां पे गति नहीं प्राप्त कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा शून्य होगी। कहने का मतलब जब आपका आवृत्ति बच्चों, आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति हो जाए μ0, ठीक है, ये आपका न्यू है बच्चों, क्या μ0, एच न्यू होता है तो ये μ0 कर दिया। उस स्थिति में आपकी गतिज ऊर्जा जो होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपके बच्चों कितना हो जाएगा? mv² जो हो जाएगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जितनी ऊर्जा आ रही थी वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई, तो वहाँ पे ऊर्जा बच्चों 0 हो गई। इस स्थिति में यहाँ पर रखेंगे तो 0 बराबर एच न्यू के जगह μ0 माइनस φ0। तो बच्चों आप फाई को इधर ले आओ तो φ0 बराबर एच न्यू, सही है ना? एच न्यू नॉट, इसको आप समीकरण 1 रख दो और इस पे यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो 1/2 mv², ये मैक्सिमम की बात की जा रही, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब बच्चों यही तो हमारा आइंस्टीन का समीकरण है, इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये कहानी था सर, यही तो है ना? ये आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ठीक, अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर। चलिए आगे मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा बच्चों पूरा सिस्टमेटिक। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अर्थात बंडलों के रूप में पाया जाता है, जिसे हम बंडल को क्या बोलते हैं? फोटान कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। ओके बच्चों, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है। जब किसी धातु की सतह पर विकिरण आपतित होती है तो ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। पहला कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, और जो कि कार्यफलन के बराबर होगा, और दूसरा बच्चों इलेक्ट्रॉन को गति देने में, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। ओके,
तो जो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 mv² मैक्सिमम। सही है। यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 1/2 mv²। वेग भी हो, अब सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में, इसलिए तो मैं एक एक पॉइंट लिख के लाया हूँ कि भाई साहब यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और वेग भी हो तब गतिज ऊर्जा इतना हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम से तो जानते हैं कि जो विकिरण की ऊर्जा है hν है, मतलब hν ऊर्जा धातु की सतह पर आपतित हो रही है, तो एक एनर्जी आपके कार्यफलन में एक उसके गतिज ऊर्जा में हो गया। पक्षांतर कर दिया यदि तो 1/2 mv² बराबर ये इधर जाकर के माइनस में लग गया बच्चों। अब ये बोला गया है यदि देहली आवृत्ति μ0 हो, फोटान की आवृत्ति न्यू के बराबर, ये न्यू है, म्यू बार बार आ जाता है क्योंकि इसके पहले म्यू ही चलता रहा, इसके पहले जो चैप्टर थे म्यू बार बार आता था, इसलिए म्यू बार बार मुंह से निकल जाता है, तो ये न्यू है बच्चों। ठीक है। अब मैंने ये कहा कि जब जो विकिरण आपतित हो रही है उसकी आवृत्ति अर्थात उसके फोटान की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति के बराबर हो तो उस स्थिति में ऊर्जा पूरा कार्यफलन में व्यय हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा शून्य होगा। तो गतिज ऊर्जा का मान शून्य रखा तो वैल्यू आ गया आपका φ0 का। अब φ0 का वैल्यू फिर से समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो आपका ये हो गया बच्चों, यही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्यंजक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। यहाँ से यही आपका व्यंजक या थ्योरम पूछा जाता है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। एक छोटा सा थ्योरम है यार, देखिए इसमें है कि कितना मुश्किल से ये आपको मैंने समझाया था। इस डायग्राम से समझो, पूरा कंप्लीट जो टोटल एनर्जी है 2 भागों में बटा। ठीक है, पक्षांतर किया तो माइनस लग गया। जब आवृत्ति जो आवृत्ति है बच्चों देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए तो गतिज ऊर्जा शून्य होगा, उस स्थिति में φ0 का मान आ जाएगा। φ0 का मान यहाँ पे रख दो, खत्म कहानी। कार्यफलन का मान है ही कितना है भाई, कितना है, छोटा सा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। यदि इसका हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए जैसा नोट्स आपको दिख रहा है तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर लें 9685299149 9685292949 पर, या डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।